जो टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जब शुरुआत करी हुई थी टॉपिक की, तो डीएनए से एक शुरुआत करी हुई थी। और डीएनए की शुरुआत के बाद फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बात करी, जैसे कि फिर हमने एमआरएनए के बारे में बात करी। और फिर एमआरएनए में हमने जो है एक चीज़ ये देखा कि एमआरएनए प्रोसेस होने के बाद जिस एमआरएनए से हमें प्रोटीन बनानी है, उस एमआरएनए की पहले प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। उस एमआरएनए की पहले प्रोसेसिंग होती है। और उस एमआरएनए की जो हमारी प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि उससे सबसे पहले हमने बनाया था, कैपिंग किया था उसकी, और इंट्रॉन को हटाया था हमने। इंट्रॉन मतलब जिनका ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, जो प्रोटीन नहीं बना सकते। तो इंट्रॉन को हटा करके जो एमआरएनए बना था, हम उसी की प्रोटीन बना रहे हैं। इंट्रॉन को हटाने के बाद जो एमआरएनए आपके पास बचा था, हम उसी की प्रोटीन बना रहे हैं, जिसमें इंट्रॉन नहीं है, जिसमें केवल एक्सॉन ही है। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। थोड़ी सी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, बट एनसीईआरटी में सिंपल है। आपको सुनने में थोड़ा सा शुरुआत में कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट दोबारा सेकेंड टाइम जब मैं आपको उसको बताऊंगा तो आपको सिंपल लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जो एनिमेशन में बात करी गई है, वो एनिमेशन भले है, लेकिन उसमें काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में है एनसीईआरटी के मुकाबले। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे रीज़न आपको पता चलता है। यहाँ पे एनिमेशन आपको रीज़न बताता है कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एनसीईआरटी में बातें हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं रहती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एनिमेशन को दोबारा शुरू करते हैं, और ध्यान से देखते रहिए एनिमेशन को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि हमारा जो डीएनए होता है, एमआरएनए होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का काम जो करता है, वो कौन करता है? वो करती है हमारी राइबोसोम। क्या रिक्वायरमेंट होती है? हमारे राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होती है। राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। आप लोगों ने अगर सेल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, राइबोसोम दो चीज़ों से बना होता है। एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी हमें कि जो हमारा राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है, किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है। वो राइबोसोम दरअसल 70S होता है, और जो राइबोसोम 80S, जो राइबोसोम यूकैरियोट में होता है, वो दरअसल 80S होता है। एस बोले तो श्वेतबर्ग कांस्टेंट, जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसके मॉलिक्यूलर मास को नापने में मदद करता है। तो ज़्यादा भारी कौन सा हुआ? यूकैरियोट हुआ। कम भारी कौन सा हुआ? प्रोकैरियोटिक हुआ। कहने का मतलब जो हमारा प्रोकैरियोट्स होता है, उसका जो राइबोसोम है 70S है। अब 70S में जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S होता है, और स्मॉलर सब यूनिट कितने एस होता है? स्मॉलर सब यूनिट कितने एस होता है? 30S होता है। दोनों आपस में मिलते हैं तो बन जाता है 70S राइबोसोम। क्या बन जाता है? 70S राइबोसोम बन जाता है। सिंपली जान लो ये बात। मतलब कि हमें 70S राइबोसोम का हम लोग पहले देखेंगे, मतलब पहले हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, और फिर उसके बाद इसी में यूकैरियोट्स की बात करेंगे। तो पहली चीज़ की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो राइबोसोम की पड़ती है, जिसमें एक लार्जर सब यूनिट 50S होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट 30S होती है। तो आइए देखते हैं कि राइबोसोम का क्या रोल होता है और क्यों हमने राइबोसोम के बारे में इतनी बातें आपको बताई। आइए अब थोड़ा सा हम लोग एनिमेशन की तरफ निगाह डालिए। एनिमेशन की तरफ जब आप निगाह डालेंगे तो आपको दिखाई देगा एमआरएनए की एक चेन दिखाई देगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और उसके बाद बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम लोग दरअसल कहते हैं राइबोसोम। इसमें जो ऊपर की तरफ जो बड़ा टोपा दिख रहा है आपको, ये हमारा लार्जर सब यूनिट है, और नीचे की तरफ जो छोटा टोपा दिख रहा है आपको, ये हमारी स्मॉलर सब यूनिट है।
कहते हैं कि अगर आपको ट्रांसलेशन को समझना है तो उसके लिए आपको राइबोसोम के फंक्शन को समझना पड़ेगा, टीआरएनए के फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो मैंने राइबोसोम का फंक्शन आपको ऑलरेडी बता दिया है, टीआरएनए का फंक्शन मैंने कल आपको बताया हुआ था। बिल्कुल उसी तरीके की जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में हम लोगों ने इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन देखा, यहाँ पे भी सबसे पहले शुरुआत होगी, इनिशिएशन होगा। अब देखें, इनिशिएशन के लिए मैंने आपको कल ही बता दिया था कि AUG, याद है आपको? AUG mRNA में जहाँ पे भी, इस पूरे बड़े से mRNA में जहाँ पे भी AUG होगा वहीं से प्रोटीन बनना शुरू करेगी। अगर AUG यहाँ पे है तो AUG से प्रोटीन यहाँ से बनेगी, अगर यहाँ से है तो प्रोटीन यहाँ से बनेगी। जाहिर तौर पे अगर प्रोटीन यहाँ से बनेगी तो ये प्रोटीन थोड़ी बड़ी बनेगी, अगर प्रोटीन यहाँ से बनेगी तो प्रोटीन थोड़ी छोटी बनेगी। और बनाने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? राइबोसोम की और टीआरएनए की। हैं तो बहुत सारी चीज़, लेकिन ये दो मेजर है। आइए देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले आप इस चित्र को एक बार फिर से देखिए। यहां पे देखिए राइबोसोम जुड़ा और राइबोसोम आगे चलता चला जा रहा है और एमिनो एसिड की चेन बनती चली जा रही, प्रोटीन बनता हुआ चला जा रहा है। ये है हमारा ट्रांसलेशन। और उसके बाद स्टॉप कोडॉन आते ही प्रोसेस स्टॉप हो जा रही है। लुक एट दिस, देख रहे हैं? यही होता है हमारा ट्रांसलेशन। इसी तरीके से होता है हमें ट्रांसलेशन। ये बन रहा है हमारा प्रोटीन, देख लो ना। हमें यही जानना है कि ये प्रोटीन ऐसे बन कैसे रहा है, इसी चीज को समझना है। तो इसको समझने के पहले सबसे पहले आपको बताया गया है, क्रोमोसोम है आपके सामने और क्रोमोसोम के पास में होता है डीएनए। उसके बाद हम लोग डीएनए की बनाते हैं एमआरएनए। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ वही चीज है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से बनाते हैं प्रोटीन, जिसको कि हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सिंपल मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है एमआरएनए से प्रोटीन। और दरअसल हमारे पास में चाहिए क्या? हमको चाहिए भैया राइबोसोम और टीआरएनए। वो टीआरएनए जिसके ऊपर एमिनो एसिड होता है उसको हम लोग चार्ज टीआरएनए कहते हैं, और जिसके ऊपर एमिनो एसिड नहीं होता है उसको हम लोग अनचार्ज टीआरएनए कहते हैं। मतलब जिस एमिनो एसिड के पास में, कल ही बताया था आपको, जिस टीआरएनए के पास में एमिनो एसिड होता है उनको हम लोग चार्ज टीआरएनए कहते हैं, और जिनके पास में एमिनो एसिड नहीं होता है उनको हम लोग अनचार्ज टीआरएनए के नाम से जानते हैं। साथ में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत और पड़ेगी। जैसे IF1 का पूरा नाम होता है इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, और एक आपकी G और TU प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी जो है कैसे मदद करेंगे हम आपको बताएंगे। साथ में यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इलोंगेशन फैक्टर की, जिसको EFTS कहते हैं, RF1 कहते हैं, RF3, ये सभी हमारे टर्मिनेशन फैक्टर होते हैं। तो इनिशिएशन फैक्टर 3, 2 फैक्टर आपको इलोंगेशन के देखने को मिलेंगे और 3-4 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे टर्मिनेशन के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। NCERT में ये सारी चीज़ें, नीचे वाले सारी चीज़ें नहीं हैं, बट ये क्यों इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ आप सब जानेंगे कि अभी IF1, IF2 सभी का रोल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनानी है तो हमें राइबोसोम चाहिए, चार्ज टीआरएनए चाहिए, अनचार्ज टीआरएनए चाहिए, IF1 चाहिए, IF2 चाहिए, IF3 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग IF1, IF2, IF3 पे बात करेंगे। G और TU को बाद में बात करेंगे इलोंगेशन में, वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। बट यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोसेस को शुरू किया जाए। तो प्रोसेस की शुरुआत करेगा हमारा राइबोसोम। कौन करेगा? हमारा राइबोसोम। यहाँ पे आपको फिर से वही डायग्राम दिखाई दे रहा है। एमआरएनए में राइबोसोम देखिए कहाँ पे बाइंड किया, AUG वाले रीजन पे, जिसको हम लोग स्टार्ट बोलते हैं, और AUG को हम लोग स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। इसीलिए ऑलरेडी आपको सब कुछ पहले बता दिया गया है ताकि आप भूलिए मत, आपको बार बार इस वीडियो में ना बताना पड़े। मैंने पहले ही बता दिया कि बस इसका बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। ये वहीं से शुरुआत करेगा जहां पे AUG मौजूद होगा। तो सबसे पहले राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट होती है, ठीक है, देखिए प्रोटीन में 2 पार्ट होते हैं, एक N टर्मिनस और एक जो तीसरा वाला निकलेगा C टर्मिनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम के 2 पार्ट होते हैं,
स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। यहाँ पे आपको स्मॉलर सब यूनिट दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ आपको लार्जर सब यूनिट दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हमारा लार्जर सब यूनिट होता है वो दरअसल हमारा 50s होता है बैक्टीरिया में, और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है हमारा वो हमारा 30s होता है। यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 30s और 50s होता है जो मिल करके 70s बनाते हैं, और यूकैरियोट्स में 40s और 60s होते हैं जो मिल करके 80s बनाते हैं। एस का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, श्वेतबक कांस्टेंट। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो राइबोसोम जैसे ही अपना काम कर लेता है ये अपने आप को डिसअसेंबली कर देता है। डिसअसेंबली करने के बाद फिर से राइबोसोम वहाँ पे जुड़ेगा और फिर से प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। इस चीज़ को हम लोग राइबोसोम साइकिल बोलते हैं। जब राइबोसोम प्रोटीन बना लेता है तो डिसअसेंबल हो जाता है, उसकी स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट ब्रेक कर जाती है, डिग्रीगेट कर जाती है और वो हट जाता है। राइबोसोम में 3 जगह होती हैं आपके। राइबोसोम में 3 चीज़ होती है। एक आधा राइबोसोम होता है ई, फिर दूसरा रीजन होता है पी, और तीसरा रीजन होता है राइबोसोम में ए। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। राइबोसोम में 3 रीजन होते हैं, ई, पी, ए। कौन कौन से रीजन बताया मैंने राइबोसोम में? मैंने बताया आपको राइबोसोम में 3 रीजन होते हैं, ई, पी, ए। अगर आप यहाँ पे देखिए तो आप कहेंगे सर AUG बीच में है, मतलब कि सर पहला वाला जो एंटीकोडॉन आ रहा है UAC, ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है? AUG के साथ। देख लीजिए, A के साथ U, U के साथ A और G के साथ C। नो डाउट ये mRNA किसके साथ आकर के जुड़ने वाला है? P पे आकर जुड़ने वाला है। बट ये क्या सर, ये क्यों नहीं आया? ये भी तो आ सकता था, A और PE भी तो आ सकता था, क्योंकि यहां पे AUG ही क्यों आया? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। आपके NCERT में ये बात नहीं बताई गई है कि AUG पे ही, या बताई गई भी हो UAC पहले AUG पे ही क्यों आ रहा है, और AUG EPA पे क्यों है, AUG A पे क्यों नहीं है। ये बात जानना बेहद ज़रूरी पड़ेगा आपके लिए। देखिए, जो हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम के इस साइड में ई रीजन में और राइबोसोम के ए रीजन में ऑलरेडी कुछ ऐसी प्रोटीन जुड़ी होती हैं, बंधी होती हैं, जो इस जगह पे कोई दूसरा टीआरएनए आने नहीं देती। इसलिए टीआरएनए सबसे पहले कहाँ आके जुड़ता है? पी रीजन में। सबसे पहले टीआरएनए कहाँ आके जुड़ता है? इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले जो टीआरएनए वो कहाँ आके जुड़ेगा? पी रीजन पे जुड़ेगा। किस रीजन पे जुड़ेगा? पी रीजन पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी डिटेल में और भी है, एनिमेशन आगे ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया। टीआरएनए को हम लोग एक एडॉप्टर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे अमीनो एसिड को लाता है और अपने मनपसंद एंटीकोडॉन पे बाइंड कर जाता है। या तो ये UAC AUG पे बाइंड करेगा, या तो फिर ये GCC पे बाइंड करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले ये AUG पे बाइंड करना चाहिए। बट सवाल ये भी उठता है कि GCC का क्यों नहीं आया, AUG का ही क्यों आया, AUG ही क्यों बना स्टार्ट कोडॉन। ये सारी चीज़ों का जवाब आपको आगे मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले राइबोसोम यूनिकली डिज़ाइन किया गया है mRNA और tRNA को साथ में जोड़ने के लिए। मतलब राइबोसोम का काम होता है आपके tRNA, मतलब इसको और इस mRNA को जोड़ने के लिए। और ये जो mRNA हमारी होती है तो स्मॉल सब यूनिट टनल होता है जो हमारी ये mRNA होती है। अब यहाँ पे देखिए, द राइबोसोम कंटेन 3 बाइंडिंग साइट। राइबोसोम में 3 बाइंडिंग साइट होती है। एक ए रीजन होता है जिसको हम लोग एमिनो एसाइल टीआरएनए साइट बोलते हैं, पी रीजन होता है जिसको पेप्टाइडल टीआरएनए साइट बोलते हैं, और ई रीजन होता है जिसको एग्जिट साइट का नाम देते हैं। सबसे पहला एमिनो एसिड हमेशा पी पे आएगा, लेकिन उसके बाद सारे एमिनो एसिड ए पे आएंगे। मेरी बात को बहुत ही ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला एमिनो एसिड पी पे आएगा, लेकिन उसके बाद जितने एमिनो एसिड आएंगे वो सब के सब ए रीजन पे आते जाएंगे। पहले सबसे पहला पी पे आएगा, लेकिन उसके बाद सभी ए पे आते जाएंगे। कहोगे सर अब ये क्यों? क्योंकि शुरुआत में ई रीजन पे और ए रीजन पे यहाँ पे कुछ इनिशिएशन फैक्टर जुड़े होते हैं
जिससे कि वहां पे टीआरएनए के बाइंड होने की जगह खाली नहीं रहती। लेकिन जैसे ही एक बार इनिशिएशन फैक्टर हट जाते हैं वो जगह खाली हो जाती है और फिर क्रम से लगातार टीआरएनए लगता रहता है। तो सबसे पहले राइबोसोम की तीनों सब यूनिट्स के नाम क्या हैं? ईपीए का, ए का नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए, पी का नाम है पेप्टाइडल टीआरएनए और ई का नाम है एक्जिट साइड टीआरएनए। ठीक है, एक्जिट साइड नाम है इसका। सॉरी, मैं बार बार टीआरएनए बोल रहा हूं, साइट नाम है इनका। ए साइट या एमिनो एसाइल टीआरएनए साइट है, पेप्टाइडल टीआरएनए साइट है, एक्जिट साइट है। ठीक, यहां पे टीआरएनए जुड़ेगा, फिर अपने एमिनो एसिड को दे देगा, सॉरी ये टीआरएनए जुड़ेगा और यहां पे फिर पेप्टाइडल बॉन्ड बनाएगा, दूसरे के अमीनो एसिड को अपने ऊपर ले लेगा, फिर आगे खसक के पी पे जाएगा और पी से फिर ई पे जाएगा, ई से फिर बाहर हो जाएगा। आइए एनिमेशन में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ना चाहिए आपका ये, और उससे आप देख रहे हैं टीआरएनए आके जुड़ गया। ठीक है, जुड़ा कि नहीं? लेकिन ये टीआरएनए जो है ये सबसे पहले पी रीजन पे आया। किस रीजन पे आया? पी। ई और ए पे नहीं आया। तो राइबोसोम ब्रॉट टू एमआरएनए। राइबोसोम सबसे पहले ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या जरूरत होती है? इनिशिएशन के लिए। पॉइंट को ध्यान सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले चीज, राइबोसोम ब्रॉट टू एमआरएनए। राइबोसोम सबसे पहले किस पे आया? एमआरएनए पे। फिर राइबोसोम प्रॉपरली अलाइंग ओवर स्टार्ट कोडॉन, और अच्छी तरीके से स्टार्ट कोडॉन मतलब एयूजी पे बैठ गया, अच्छे से एयूजी पे बैठ गया। यहां पे देखते रहिएगा, अच्छे से एयूजी पे जाकर के बैठ गया। फिर पी साइट राइबोसोम कंटेनिंग चार्ज टीआरएनए, और किस रीजन पे बैठा था? पी रीजन पे। तो ये एमआरएनए कैसा था? पी रीजन वाला, चार्ज था। द इनिशिएशन प्रोसेस डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो आपकी बीच की जो पी साइट में जब वो बाइंड किया, कहते हैं कि इनिशिएशन प्रोसेस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इनिशिएशन इज एडेड बाय ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर, और यहां पे बहुत सारे ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। आइए, ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर जो हैं वो हैं IF1, IF2, IF3, जो किससे जुड़ेंगे? स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ेंगे, 30S सब यूनिट से जुड़ेंगे। IF1 का काम, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, IF1 का काम होता है टीआरएनए को ए साइट पे जुड़ने से रोकना। आ गया ना? तो अगर कोई पूछेगा कि ए साइट पे सबसे पहला एमिनो एसिड क्यों नहीं जुड़ता है, तो क्योंकि वहां पे IF1 जुड़ा होता है, और जब तक IF1 ए साइट पे जुड़ा होगा वहां पे कभी भी टीआरएनए नहीं, पहला टीआरएनए आके नहीं जुड़ सकता। IF2 जो होता है वो पी साइट पे लाने का काम करता है हमारे टीआरएनए को, ये IF2 का काम है। IF3 का काम है आपके प्रिवेंट एसोसिएशन ऑफ लार्जर सब यूनिट। राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट तब तक यहां नहीं जुड़ेगी जब तक IF3 यहां से हट नहीं जाएगा। तो आइए चलिए एक एक चीज पे देखते हैं, बड़ा डायग्राम, वरना दिक्कत करेगा। देखिए इधर दो सब यूनिट है, राइट? IF3 पहले जाकर के जुड़ जाएगा, और जब तक IF3 यहां रहेगा तब तक लार्जर सब यूनिट कभी भी राइबोसोम से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। IF1 ए साइट पे जुड़ गया, ए साइट है ना ये, अब बचा केवल क्या? पी साइट, पी साइट ही बचा। तो AUG किस साइट पे रहता है? पी साइट पे। मैंने यही बताया ना आपको। ना IF1 पे कोई टीआरएनए आ सकता है और ना IF3 पे आ सकता है। IF3 पे तो वैसे भी नहीं आया, क्योंकि इस पे अमीनो एसिड वाला चीज आ ही नहीं सकता है, मतलब चार्ज्ड वाला तो आ ही नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर के जो पी साइट, ए साइट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ए साइट पे आना चाहिए, शुरुआत में ही नहीं आता है। शुरुआत में पहले ए साइट पे नहीं आता है क्योंकि वहां पे IF1 फैक्टर जुड़ा होता है, इनिशिएशन फैक्टर 1 जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब ये सारे फैक्टर जुड़ जाते हैं तो हमारा एमआरएनए आता है, और एक ही साइड खाली बचती है, पी साइड, वहां पे सबसे पहला टीआरएनए आके जुड़ जाता है, जिसको हम लोग स्टार्ट का नाम देते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है अभी तक? साफ साफ बताना, क्या इतनी बात सबको अभी तक समझ में आई है? जल्दी जल्दी बता दो हमें कमेंट करके। ठीक है, तो
बहुत ही स्मूथली आपको चीज़ों को समझना है। आप यहाँ पे बहुत ही आराम से देखेंगे, आपको समझ में आता रहेगा। दोनों साइड, जो ई साइड थी, ई साइट ये है एग्जिट साइट, फिर बीच में पी साइट है पेप्टाइडिल साइट, और फिर ए साइट है एमिनो एसाइल साइट। ये जो ए साइट है और जो ई साइट है, इससे हमें यहाँ पे ऑलरेडी इतनी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जिसके कारण टीआरएनए, सबसे पहला टीआरएनए किस साइट पे आकर के जुड़ता है? पी साइट पे जुड़ता है। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपको पता है क्योंकि प्रोसेस शुरू AUG से होगा, तो AUG पे आकर के सबसे पहला टीआरएनए जुड़ेगा, और जिसके साथ में कौन सा एमिनो एसिड होगा? मेथियोनिन। देखिए यहाँ पे मेट लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है बट मेट लिखा हुआ है। मैं इस डायग्राम को जूम अब नहीं कर सकता हूँ, जितना होना रहता मेरे से मैंने कर दिया है, बट ये एनिमेशन आपके लिए रिमार्केबल रहने वाला है हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप बार बार इसको देख लीजिएगा ध्यान दे करके। तो जो F1 साइट था उसने ए साइट को ब्लॉक कर दिया कि पहले ए साइट पे कोई भी टीआरएनए आकर के ना जुड़ जाए, क्योंकि भाई ये साइटोप्लाज्म में तो फैला हुआ है ना टीआरएनए, वो तुरंत आके जुड़ जाता खट्टा से, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता, लेकिन इसने इसको ब्लॉक कर रखा था। अब जब तक IF3 हटेगा नहीं, तब तक बेचारा लार्जर सब यूनिट यहाँ जुड़ेगा नहीं और प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी नहीं। तो भैया IF3 जो है, वहाँ से IF3 को जाना पड़ेगा, जो IF3 है आपका उसको जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि इस पूरे चीज़ को हम लोग 30S इनिशिएटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और 30S इनिशिएटेड कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि 30S स्वेटबर्ग होती है, इसमें 50S शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि IF3 है। तो ये बड़े बच्चे मतलब हम लोग के लिए क्वेश्चन होता है कि क्यों IF3 जुड़ा होने के कारण, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है? तो IF3, क्योंकि IF3 जो है 50S को यहाँ जोड़ने नहीं देगा। जब तक IF3 यहाँ होगा तब तक जुड़ने नहीं देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब आपके सामने प्रोसेस आएगी और एक एक करके सारे फैक्टर IF3, IF1 यहाँ से अलग होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनिशिएशन की जो एक कॉम्प्लेक्स बनना था, एक देखो IF3 चला गया बेचारा, अब लार्जर सब यूनिट बाइंड किया IF3 गया तब लार्जर सब यूनिट बाइंड किया, IF3 डिसोसिएट मतलब अलग हुआ, तो भैया लार्जर सब यूनिट बना। और धीरे धीरे देखिए सारे फैक्टर्स धीरे धीरे एक्टिविटी करके वहां से जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, GTP हाइड्रोलिसिस हुई जिससे IF2 डिसोसिएट हो गया, वहां से चला गया लार्जर सब यूनिट, तब जाकर के राइबोसोम की वहां पे जुड़ पाई। और जब लार्जर सब यूनिट भी जुड़ा तो IF2 भी वहां से चला गया, IF1 भी चला गया। और अब जो है आप देखिए, अब आपके सामने E रीजन भी खाली हो गया और A रीजन भी खाली हो गया। मतलब अब एमिनो एसिड सबसे पहले कहां पे आएगा? अब एमिनो एसिड सबसे पहले आएगा A रीजन पे, अब P रीजन पे नहीं आएगा। P रीजन पे पहला वाला स्टार्ट वाला आता, लेकिन अब ये कहां आएगा? A रीजन पे आएगा। देखिए अब देखिए यहां पे ये दोनों फैक्टर्स हैं। प्रोकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर को हम लोग IF1 बोलते हैं, यूकैरियोट में हम लोग यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 बोलते हैं। E फॉर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 A बोलते हैं। ये किस में बोलते हैं? यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में ये बोलते हैं। ठीक है, दोनों में अगर आप फंक्शन देखोगे तो सेम ही टू सेम है, कोई बहुत खास अंतर और डिफरेंस नहीं है। हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स की ही बात हम लोग करेंगे, हमें यूकैरियोट अभी मतलब नहीं है। तो इलोंगेशन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत थी मैंने आपको बता दिया। EPA 3 रीजन हमारे पास में है, जिसको हम लोग इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। सबसे पहले हमारा P पे जुड़ा, देखिए अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया, A रीजन पे आया ना, और A रीजन पे आने के बाद इसके पास एमिनो एसिड ने देखो बॉन्ड बना लिया, चेन बनाया कि नहीं बनाया। और इलोंगेशन फैक्टर हमारे पास कौन कौन सा है? G और TU। G और TU, TU जो है टीआरएनए को लेके आता है और G जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। TU जो है टीआरएनए को लेके आता है यहाँ पे, और जो G है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। एक बार फिर से देखिए, धीरे धीरे देखिए, बड़े आराम से देखिए। टीआरएनए आएगा A रीजन पे, टीआरएनए आएगा A रीजन पे, और फिर यहां से इस वाले पूरे चेन को उठा के अपने पास ले लेगा। देखिए आगे देखते रहिए, बढ़ाओ, देखिए टीआरएनए आया, TU लेके आया और इसने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। देखिए यहां देखिए पेप्टाइड बॉन्ड, देखिए ना, और ले लिया पूरे चेन को। अब ये वाला चला गया कहां? P रीजन पे, देखिए खसक P रीजन पे, और जो P वाला था कहां गया? E रीजन पे, और वहां से बाहर हो लिया, वहां से बाहर हो लिया, और ये कहां चला आया? P रीजन पे चला आया। अब अगला वाला जो आएगा फिर A रीजन पे आएगा,
फिर वो ये खसक के ये वाला, ये पूरी चेन किधर चली जाएगी, ए वाले को चली जाएगी, और ये फिर एग्जिट रीजन से ये बाहर चला जाएगा। देखते रहिए, देखते रहिए, कितना बढ़िया प्रोसेस है। देखिए यहां पे देखते रहिए, इलोंगेशन फैक्टर दो हैं आपके, एक आपका EF-TU है और एक आपका EF-G है। मतलब EF-TU जब EF के साथ में हमारा TU जुड़ेगा और जब हमारा EF के साथ में G जुड़ेगा, और एक जुड़ेगा EF के साथ में S फैक्टर। तो तीन फैक्टर्स हैं आपके इलोंगेशन फैक्टर। ठीक, अब यहां पे देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, P पे रहता है, उसके बाद A पे एक आता है, जुड़ता है, और उसके बाद अपनी चेन को उठा करके इसको दे देता है, और इस तरीके से चेन आगे बढ़ती रहती है। ये देखिए यहां पे, देखिए सबसे पहले देखिए, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री ये भी बनाना चाहिए, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना तो ये यहां से हटा दिया जाएगा। ये तो आप लोग सिंपली जानते हो। देखो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बना तो बड़े आराम से ये यहां पे आएगा, फैक्टर आकर के जुड़ा TR ने, सबसे पहले ए रीजन पे आया, फिर देखिए यहां पे इसको देखते रहिएगा, बॉन्ड लिया, इससे पूरी चेन इस पे आ गई। देखिए पूरी चेन अब इस पे आ जाएगी। देखिए यहां पे बहुत दफे ये आएगा, बार बार एनिमेशन को देखते रहिए। ठीक है, देखिए यहां पे अभी इसके साथ TU जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, जो TRNA को लेके आएगा, EF-TU जुड़ा हुआ है, यही लेके इसको यहां पे आया। अब ये यहां से हट जाएगा, TU यहां से हट जाएगा, इसको जोड़ दिया ना, TU का काम खत्म, TU यहां से हट जाएगा। और ये जुड़ने के बाद देखिए यहां पे जुड़ गया, TU हट गया। अब ये जो एमिनो एसिड है, इसने इस एमिनो एसिड से ये बॉन्ड बना लेगा। देखो यहाँ पे इस एमिनो एसिड से ये बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, बॉन्ड देखिएगा, ये देखिए ये बॉन्ड बनाया और उस एमिनो एसिड ले लिया। अब ये बेचारा अनचार्ज हो गया, अनचार्ज हो गया, ये अनचार्ज हो गया और ये चार्ज है। अभी एमिनो एसिड चार्ज है, P पे जो रहेगा और A पे जो रहेगा चार्ज। अब ये एग्जिट पे चला जाएगा, जो अनचार्ज हो जाएगा वो E पे चला जाएगा, चेन आगे बढ़ जाएगी। ये बेचारा बड़े आराम से खसक करके चेन E पे आ जाएगा, P वाला E पे आ जाएगा और A वाला P पे चला जाएगा। राइबोसोम मूव, जैसे क्यों, और ये आ कौन रहा है, ये मूव कौन कर रहा है, मूव राइबोसोम कर रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, राइबोसोम आगे जाएगा ना, जब राइबोसोम आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा। देखिए ये चला गया इस पे और ये आ गया इस पे, ठीक, और G आते ही ये फैक्टर्स यहां पे हुआ। ठीक है, फिर अगला TU लेकर के आएगा, फिर इसी तरह से चेन बनती चली जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये देखिए ये चला गया बेचारा। अब TU फैक्टर है आपका, फिर से TU फैक्टर चार्ज होगा और इस तरीके से रिसाइकलिंग होती रहेगी। EF-TU हर बार आएगा, हर बार डीएक्टिवेट होगा, हर बार एक्टिवेट होगा, इसको बोलते हैं EF-TU EF-G रिसाइकलिंग। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। ये देखो फिर से चार्ज हो गया, अब ये फिर से TRNA लेके आएगा। जब ये GTP हो जाए तो जानो TRNA लेके आएगा, और जब GDP हो जाए जान लो इनएक्टिव हो गया। सभी बच्चे हमको कमेंट देके बताते रहे भाई, समझ में आया कि नहीं आया सभी को, बताओ भाई, सभी लोग कमेंट देते रहे। सबको समझ में आ रहा है? देखो अब ये सब चार्ज हो गए हैं, ये लेकर के आया, जोड़ दिया, TU हट गया, ये बॉन्ड बना लेंगे। ओके, बॉन्ड बना लेंगे, आगे बढ़ेंगे। G आया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, फिर G अलग हो गया, फिर आया, जुड़ गया, एक्टिवेट, फिर TRNA को लेके आएगा ये। अब ये फिर से TRNA को लेके आया, 3 चेन थी, अब देखो एक और जुड़ जाएगा, 4 चेन हो गया, 4 चेन हो गया। इसको रिलीज किया, आगे गया, रिलीज किया, आगे गया। देखते रहो, देखते रहो, मजे देखते रहो, मजे देखते रहो, बस मजा है इसमें डायग्राम में। देखो तो यही इसी तरीके से देखो, चार TRNA, 4 बार TRNA आया, 4 एमिनो एसिड बनाया। ठीक है, तो ये था आपका इलोंगेशन फैक्टर। अब बात करते हैं टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन के लिए 3 कोडॉन आने जरूरी हैं। अगर हमारे mRNA पे कहीं पे भी UAG आ गया, UGA आ गया और UAA आ गया तो वहां से हमारी ट्रांसक्रिप्शन का समापन हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन वहीं से समाप्त हो जाएगी। लेकिन ट्रांसलेशन समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि ट्रांसलेशन को स्टॉप करने के लिए भी कुछ फैक्टर होते हैं, जिसमें से 3 तरह के फैक्टर्स हैं। RF1, ये क्लास 1 का फैक्टर है RF1, जो UAG को पहचानेगा। अगर कहीं से गलती से mRNA पे UAG आ गया है, ठीक है, UAG आ गया mRNA पे, तो कौन सा फैक्टर आएगा? RF1। अगर UGA आ गया है तो कौन सा फैक्टर आएगा? RF2। और अगर UAA आ गया है तो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और अगर ये सारे सीक्वेंस नहीं है तब भी कुछ आ जा रहा तो RF3 भी एक और फैक्टर है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज RF1 करता है।
अगर मान लीजिए कि UAA आ गया है, क्या आ गया है, UAA आ गया है, तो वहाँ पे RF1 आएगा, बाइंड करेगा। इसके पास में ब्रेक करने की, हाइड्रोलिसिस करने की कैपेसिटी होती है ATP की मदद से या GTP की मदद से। ये आपके बेसिकली यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करवा देते हैं कॉम्प्लेक्स मिल करके, और इस तरीके से आपका जो ट्रांसलेशन है वो टर्मिनेट कर जाता है, वहाँ से टूट जाता है, और इस तरीके से ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो हम ये बात सबको समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे बताएं हमको, सही बच्चे बताएं, एकदम सिंपल था कि नहीं था, बताओ भाई, एकदम सिंपल था, बताओ सभी लोग। एनिमेशन समझ में आया सभी बच्चों को? अमीशा, आप बताइए, शोभा, समीना, रागनी, श्रेया, बताइए भाई, सभी बच्चे बताएं, सही बच्चे बताएं। और मैं यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। क्विक रिवीजन 4 मिनट का रहेगा, 4 मिनट का टाइम है हमारे पास में, हम लोग एक बढ़िया से समझ लेते हैं। देखो इधर क्विक रिवीजन देख लो, हमारे पास में सबसे पहले क्या थी, मैंने आपको सबसे पहले बताया हमको क्या क्या चाहिए। पहले खाने का मटेरियल ले लो। नंबर 1 हमें चाहिए राइबोसोम। राइबोसोम की 2 सब यूनिट, एक सब यूनिट स्मॉलर होती है और एक सब यूनिट लार्जर होती है, ठीक है। ये बात सबसे पहली चीज़ हमें जान लेनी चाहिए। हमें मिल गया राइबोसोम, फिर हमें चाहिए tRNA, राइबोसोम, फिर हमें चाहिए tRNA, क्या चाहिए, tRNA चाहिए था, tRNA भी हमें मिल गया, राइट। हमें अभी कुछ भी नहीं चाहिए, अब बस हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, हमें 2 चीज़ें मिल गई। अब यहाँ पे हमारा जो एक mRNA होता है, जिस mRNA की प्रोटीन बनानी है, ये हमारा mRNA होता है, जिसका एक साइड 5 प्राइम होता है, दूसरी साइड 3 प्राइम होता है। ये सब हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आपका जो यहाँ पे सबसे पहले जो आकर के जुड़ेगा mRNA से, वो जुड़ेगा आपका स्मॉलर सब यूनिट। क्या जुड़ेगा, स्मॉलर सब यूनिट, जिसपे ऑलरेडी जो है 2 फैक्टर्स मौजूद होंगे। IF2 फैक्टर होगा जो लार्जर सब यूनिट को यहाँ जुड़ने से रोकेगा, IF1 होगा जो हमारे P रीजन, A रीजन को कवर करके रखेगा, और एक IF2 फैक्टर होगा जो हमारे tRNA को आने में मदद करेगा, मतलब पहले tRNA को आने में मदद करेगा। ये कहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट सबसे पहले जुड़ेंगे, स्टार्ट कोडॉन, जहाँ पे AUG होगा, AUG पे ये जाकर के जुड़ जाएंगे, और इसके अगल, और उसके बाद फिर क्या होगा, IF2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगी। लार्जर सब यूनिट में मैंने कहा 3 रीजन होते हैं, जिसमें से एक रीजन E होता है, एक रीजन P होता है, एक रीजन A होता है। सबसे पहला स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो कहाँ पे जुड़ता है, P रीजन पे जुड़ता है, ठीक है। सबसे पहला tRNA किस रीजन पे जुड़ता है, P रीजन पे। A रीजन अभी ऑलरेडी ब्लॉक होता है, E रीजन जो है वो अभी खाली हो गया होता है। फिर उसके बाद IF2 फैक्टर के इफेक्ट से IF1 वहाँ से भी अलग हो जाता है और A रीजन खाली हो जाता है। फिर नया tRNA लगातार यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है पहला tRNA बनाया है, पहले tRNA के पास एक अमीनो एसिड है ना, एक अमीनो एसिड रहता है उसके पास में। तो जब दोबारा tRNA यहाँ पे जुड़ता है, दोबारा tRNA आता है अमीनो एसिड को लेके, तो वो अमीनो एसिड इस अमीनो एसिड से बॉन्ड बना लेता है, और ये जो अमीनो एसिड है मूव करके इसके पास जाता है। P वाले का अमीनो एसिड किधर की तरफ जाता है, A वाले के पास। A वाले के पास जब चला जाता है, फिर दोबारा जो है, अब P वाला खाली हो गया, P वाले ने अपना अमीनो एसिड किसको दे दिया, A वाले को, तो P वाला एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और A वाला मूव करके यहाँ चला आता है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है, प्रोसेस होती चली जाती है, चेन बनता चला जाता है, ठीक है। वो रीजन देखो, मान लो mRNA है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT की लाइन है, ध्यान सुनिएगा। मान लो मैं कह देता हूँ AUG यहाँ पे था, तो प्रोसेस यहाँ से शुरू होगी ना, तो बाकी, और स्टॉप मान लो यहाँ पे होता है, तो बाकी का जो mRNA बचा, क्या उसकी प्रोटीन नहीं बनेगी, जी नहीं, उसकी प्रोटीन नहीं बनेगी। इसलिए हम इस रीजन को बोलते हैं UTR, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन का नाम देते हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब वो रीजन जिसकी प्रोटीन नहीं बनती है। और क्यों प्रोटीन नहीं बनती, क्योंकि वहां पे AUG सीक्वेंस उसके पहले नहीं होता है, इसलिए उसकी प्रोटीन नहीं बनती है। तो जिसकी प्रोटीन नहीं बनती है उसको हम लोग UTR का नाम देते हैं ट्रांसलेशन में। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया, पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, सभी को गुड मॉर्निंग। तो बस जल्दी से ख़त्म करना था, और आज आप लोगों ने थोड़ा साथ दे दिया, जल्दी जल्दी हो गया भाई, ठीक है। तो बाकी रही बात यूकैरियोट की, तो जो फैक्टर मैंने यूकैरियोट्स का बताया, बस आप याद रखिएगा, सेम IF1 की जगह EF1 लगवा दीजिएगा, EIF1 लगवा दीजिएगा, ठीक है। बस इतना काम कर दिएंगे, तब इलांगेशन फैक्टर यूकैरियोट्स का भी हो जाएगा,
ठीक, तो ये था आज का ट्रांसलेशन। कल हम लोग पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। आप सभी को एक वीडियो भेजूंगा मैं आज, एक बार जीन रेगुलेशन का वो वीडियो देख लीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन पे देखिएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन पे बेस रहेगा वो वीडियो। तो जो बच्चे ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से पढ़ा होगा उसको वो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय सभी को। तनु चली गई, देखो तनु को डांट पड़ेगी अब भाई, बहुत बुरा डांट पड़ेगी लड़की को। चलो चलते हैं।